ठीक है। तो बच्चों अब हम एस्के हेलमिंथेस संघ के एक जीव एस्केरिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका वर्गीकरण। तो इसका संघ हो गया निमेटोडा या फिर एस्के हेलमिंथेस। दूसरा इसका वर्ग हो गया इसका फेजमिडा। उसके बाद में है इसका गण एस्केरिडा और वंश हो गया एस्केरिस। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एस्केरिस के बारे में कि ये कौन सी जगह पे रहता है, इसके शरीर की आकृति वगैरह। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एस्केरिस को हम गोलकर्मी या फिर धागा कर्मी भी कहते हैं। धागा कर्मी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक पतले धागे के समान होते हैं। और गोलकर्मी क्यों कहते हैं? क्योंकि एस्केरिस में जो नर जीव होता है उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो थोड़ा मुड़ा हुआ या फिर गोलाकार होता है, इसीलिए हम इसे गोलकर्मी भी कहते हैं। और एस्केरिस एक परजीवी है, तो ये हमारी आंत में पाया जाता है, इसीलिए हम इसे आंतरीय परजीवी भी कहते हैं। अब है कि ये पाया कहाँ जाता है? तो जो एस्केरिस है वो जल में और थल में पाया जाता है और ये विश्वव्यापी है, मतलब कि पूरे विश्व में पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसकी बाह्य संरचना के बारे में। ठीक है। तो देखो, एस्केरिस में नर और मादा दो जीव पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य में हम नर और मादा को देख के, मतलब मेल और फीमेल को देख के ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल। वैसे ही जो एस्केरिस जीव है उसमें उसको भी हम देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन सा जीव नर है और कौन सा मादा। इसमें देखो, जो मादा जीव होता है वो क्या होता है? नर से बड़ा होता है। ठीक है। और नर जीव जो है वो छोटा होता है। तो मादा जीव की लंबाई होती है 20 से 40 सेंटीमीटर और इसका व्यास होता है 4 से 8 सेंटीमीटर। जबकि जो नर जीव होता है उसकी लंबाई होती है 15 से 20 सेंटीमीटर और जो इसका व्यास होता है वो होगा 2 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो ये दोनों जीव है वो क्या जल में और स्थल में या फिर मिट्टी वगैरह जो होती है उसमें पाए जाते हैं। और जो एस्केरिस जीव है वो वयस्क मनुष्यों से ज्यादा बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि बच्चे जो क्या करते हैं मिट्टी वगैरह में खेलते रहते हैं, तो उसके कारण ये जीव उनके शरीर में अधिक प्रवेश कर जाता है। अब हम इसकी बाह्य संरचना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो दोनों नर और मादा एस्केरिस जीव है उनके ऊपर की भाग पे क्या है? माउथ पाया जाता है। ठीक है। तो उनके माउथ की संरचना देखो कैसी होती है, ऐसे गोलाकार, और उसमें ऐसे 3 ओष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है। ये ओष्ठ क्या करते हैं? किसी भी चीज से चिपकने में या फिर किसी भी संवेदों को ग्रहण करने में या फिर किन्हीं भी रसायनों को ग्रहण करने में सहायता करते हैं। उसके बाद देखो कि जो इनकी संरचना होती है वो लंबी होती है, बेलनाकार होती है ये। अगला है कि इनमें नर और मादा दोनों जीवों में उत्सर्जन के लिए एक एक उत्सर्जी छिद्र पाया जाता है। ठीक है। फिर है कि जो नर जीव होता है उसमें देखो, जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनके उत्सर्जन के लिए और नर युग्मक या फिर शुक्राणुओं के उत्सर्जन के लिए एक ही संरचना पाई जाती है, जो नर जीव के आखिरी भाग में, मतलब कि पूंछ के भाग में पाई जाती है। इसको बोलते हैं हम क्लोएका। ठीक है। और जो मादा जीव है उसमें अलग से मादा जनन छिद्र पाया जाता है और गुदा अलग से पाई जाती है, क्योंकि उसमें जो शुक्राणु प्रवेश करेंगे वो वाला छिद्र अलग पाया जाता है और अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के लिए जो छिद्र होता है वो अलग पाया जाता है। ठीक है। अब देखो, अब ये है कि इसमें जो ये लाइनें बनी हुई है, इसमें ऐसी लाइनें बनी होती है जिससे ऐसा लगता है कि ये खंडों में विभाजित है, मतलब इसमें खंडी भवन पाया जाता है लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से। तो खंडी भवन क्या होता है कि किसी भी जीव को देख के अगर ऐसा पता चलता है कि उसका शरीर खंडों में विभक्त है तो उसको बोलते हैं खंडी भवन। अब खंडी भवन भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है बाहरी, कि सिर्फ वो जीव है वो बाहर से ही खंडों में विभक्त है। दूसरा होता है आंतरिक। आंतरिक का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर भी, उसके शरीर के अंदर भी खंडों में उसका शरीर विभक्त होता है, मतलब कि जो अलग अलग खंड होते हैं उनमें अलग अलग अंग पाए जाएंगे। ठीक है। अब देखो, जो इसकी बाहरी सतह है वो क्या है? क्यूटिकल से बनी होती है। ठीक है। क्यूटिकल क्या होती है? एक बहुत ही कठोर और पारदर्शी संरचना होती है। ठीक है। बहुत ही कठोर होती है ये और पारदर्शी होती है। और जो एस्केरिस होता है वो क्या करता है? अपने पूरे जीवन काल में 4 बार इस क्यूटिकल को अपने शरीर से बाहर त्यागता है, मतलब कि 4 बार इसकी क्यूटिकल शरीर से हट जाती है और ये दोबारा क्यूटिकल को प्राप्त करता है। ठीक है। अब है कि जो इनकी संरचना है उसमें क्या है कि जो ऊपर का और जो नीचे का भाग होगा वो क्या होगा? बीच वाले भाग की अपेक्षा पतला होगा और
मादा एस्केरिस में क्या होता है कि जो ऊपर वाला भाग होता है वो नीचे वाले भाग की अपेक्षा थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले मुख पाया जाता है इसमें, ठीक है, जिसमें 3 ओष्ठ पाए जाते हैं जो कि संवेदों को ग्रहण करने के लिए या फिर रसायनों को ग्रहण करने के लिए पाए जाते हैं। उसके बाद इन दोनों में उत्सर्जी छिद्र पाए जाते हैं, नर में भी उत्सर्जी छिद्र पाया जाता है और मादा में भी। उसके बाद नर में क्या आता है, क्लोएका, ठीक है। क्लोएका क्या होता है कि नर का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकालने के लिए और जो नर युग्मक या शुक्राणु है उनको बाहर निकालने के लिए इन दोनों में एक ही छिद्र पाया जाता है और इस छिद्र को बोलते हैं क्लोएका या फिर पीनियल। जबकि जो मादा है उसमें मादा जनन छिद्र अलग पाया जाएगा और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए अलग छिद्र पाया जाएगा, गुदा। ये हो गई इनकी पूंछ, ठीक है। अब एस्केरिस क्या करता है कि मनुष्य में प्रवेश कैसे करता है, तो जब भी हम संक्रमित जल वगैरह पीते हैं या फिर जमीन वगैरह में मिट्टी वगैरह में बच्चे खेलते हैं तो क्या होता है ये मिट्टी में पाया जाता है, जिसके कारण ये संक्रमित जल की वजह से या फिर मिट्टी की वजह से क्या होता है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारी आंतों में प्रवेश करता है और वहां पे क्या है कि रोग उत्पन्न करता है। गुड मॉर्निंग। तो कल हमने एस्केर हेल्मनथीज संघ के विशेषताएं या गुणों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एस्केर हेल्मनथीज का वर्गीकरण। तो देखो एस्केर हेल्मनथीज को 2 क्लासेस में बांटा गया है, पहली है ए फेसिमिडा और दूसरी है फेसिमिडा। तो अब देखो ए फेसिमिडा के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। सबसे पहला है कि इसमें फेजमिड अनुपस्थित होते हैं। फेजमिड क्या होता है, ये जो एस्केरिस संघ के जीव होते हैं उनके ऐसे अंग होते हैं जो इनके संवेदों को ग्रहण करते हैं या फिर अगर कोई भी रसायन वगैरह ये प्राप्त करते हैं तो उनको ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो फेजमिड क्या हो गए, एस्केरिस के संवेदी अंग। दूसरा है इनमें उत्सर्जी नाल अनुपस्थित होती है, ठीक है। तो ए फेजमिडा में क्या होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी जो उत्सर्जी अंग है या फिर उत्सर्जी नाल है वो अनुपस्थित होगी। इसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन है वो सीधे किसी भी छिद्र द्वारा होगा। दूसरा है इस संघ के जो नर होते हैं उनके नरों में पुच्छिया पंख अनुपस्थित होते हैं। पुच्छिया पंख क्या होता है कि नर का जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है, मतलब कि जो पूंछ वाला भाग होता है उसमें किसी भी प्रकार के पंख वगैरह नहीं पाए जाते जैसे मछली में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है कि ये मुक्त जीवी प्रकार के जंतु होते हैं। अब मुक्त जीवी प्रकार के जंतु कैसे होते हैं, ऐसे जीव जो कहीं पे भी जल में स्थल में अपना मुक्त जीवन व्यतीत करते हैं। इनको अपना जीवन व्यतीत करने के लिए किसी भी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है। अब है इसका दूसरी क्लास फेजमिडा। तो फेजमिडा में क्या होगा, फेजमिड उपस्थित होंगे। फेजमिड वही इनके संवेदी अंग हो गए कि इनके संवेदों को ग्रहण करेंगे और कोई भी जो रसायन वगैरह से ये क्रिया करेंगे उन्हें ग्रहण करेंगे। दूसरा है कि ये परजीवी होते हैं। अब परजीवी कौन से जीव होते हैं, ऐसे जीव जो अपना जीवन चलकर दूसरे परपोषी में या दूसरे जीवों में ग्रहण करते हैं या फिर ऐसे जीव जो दूसरे जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इन्हें रोगकारक या फिर परजीवी भी कहते हैं। दूसरा है इनमें उत्सर्जित तंत्र विकसित पाया जाता है और पाया जाता है। ए फेजमिडा में हमने क्या पढ़ा कि इनमें कोई भी उत्सर्जित तंत्र नहीं होता है, लेकिन फेजमिडा में क्या है, उत्सर्जित तंत्र पाया जाता है अपने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए पूर्ण रूप से। अब देखो ए फेजमिडा में आगे 8 गण और होते हैं और फेजमिडा में आगे 5 गण और होते हैं, तो इतना ज्यादा आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे एस्के हेल्मनथीज का आर्थिक महत्व। तो देखो आर्थिक महत्व, एस्के हेल्मनथीज के जितने भी जीव होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, रोगकारक होते हैं। मनुष्य में या कोई भी जो दूसरे जंतु है मनुष्य के उपयोग के लिए उनमें रोगकारक उत्पन्न करते हैं। तो इनका आर्थिक महत्व धनात्मक तो होगा नहीं, ऋणात्मक होगा। तो एस्के हेल्मनथीज के जीवों देखो सबसे पहला रोग है फाइलेरियोसिस। तो इस रोग का रोगकारक होगा बुच्चेरेरिया ब्रैंकोफर्टाइल। इस रोग में क्या होता है कि इस रोग का जो रोगकारक है वो हमारे लसिका तंत्र में उपस्थित रहता है। उसके बाद वो क्या होगा, हमारी लसिका वाहिनियों में उपस्थित हो जाता है, जिसके कारण जो जिन अंगों में वो लसिका वाहिनियां पाई जाती है वो अंग फूलकर मोटे हो जाते हैं, इसीलिए इस रोग को हम हाथी पांव रोग भी कहते हैं। दूसरा है एस्केरियासिस। तो एस्केरियासिस रोग में जो रोगकारक होगा वो होता है एस्केरिस, ठीक है। एस्केरिस क्या होता है, जल के सहायता से या फिर मिट्टी की सहायता से क्या करता है, हमारे शरीर में प्रवेश करता है।
जिसके कारण हमें तरह तरह की बीमारियां होती है। इसके ज्यादातर क्या होता है कि मनुष्य की आंत में पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण ये हमारी आंतों को नुकसान हो जाता है, जिसके कारण हमें पेट दर्द, चक्कर आना, उल्टी वगैरह आना, ये सब लक्षण